हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के सीरीज ऑफ लेक्चर में स्वागत है आपका। जैसा आप जानते हैं, हम डीसी सर्किट्स थ्योरम के ऊपर वीडियो बना चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं एसी सर्किट्स के बारे में। और एसी सर्किट्स के भी हमने कुछ वीडियो बना लिए हैं और आज के लेक्चर में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फेजर रिप्रेजेंटेशन के बारे में। और अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, हमारे पुराने वीडियोज़ को, तो लिंक के इस डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फेजर के बारे में। तो वैसे फेजर है क्या? फेजर इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए साइनोसाइडल एसी फंक्शन, है ना। अगर एक साइनोसाइडल एसी फंक्शन है, साइन या कोसाइन का एसी फंक्शन है, इन द फॉर्म ऑफ ए रोटेटिंग वेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ ए रोटेटिंग वेक्टर। यानी अगर हम एसी के साइन या कोसाइन फंक्शन को एक रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं फेजर। यार जो रोटेटिंग वेक्टर है उसी को हम कहते हैं फेजर। फेजर रिप्रेजेंटेशन इज ए मेथड टू रिप्रेजेंट ए साइनोसाइडल एसी वोल्टेज और स्लैश करेंट in the form of a rotating vector, and that rotating vector is called as phasor। उस जो रोटेटिंग वेक्टर है उसको हम क्या कहते हैं? फेजर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको समझने के लिए जैसे चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो एसी वोल्टेज है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, और मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो ई नॉट है। ऐसे मान लीजिए कि इसका रेडियस वही है जो इसका मैग्नीट्यूड है। ये इस तरीके से इसका रेडियस वही है जो इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये मान लीजिए कि ये वेक्टर ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू 0 पे वेक्टर यहाँ था। तो अगर ये सर्कल में पार्टिकल, हम एक और एजम्पशन ले रहे हैं कि इस तरीके से ओमेगा के एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, और ओमेगा का एंगुलर स्पीड वही है जो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है साइन वेव की। तो ये सर्कल पे घूम रहा है और ओमेगा के एंगुलर स्पीड से घूम रहा है पार्टिकल। तो पार्टिकल लीजिए इसको, ठीक है ना। अभी उसका लेंथ बस ई नॉट के बराबर है और वो सर्कल पे ओमेगा के स्पीड से घूम रहा है। तो एक बात सोचिए, अगर मैं इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन निकालता हूँ, वर्टिकल प्रोजेक्शन का मतलब मैं अगर इधर से टॉर्च जलाऊँ इस पार्टिकल का, ऐसे मैं टॉर्च जलाऊँ, तो टॉर्च जलाने के बाद मैं इसका परछाई यहाँ पे देखूँ, शैडो देखूँ, तो शैडो देखने में क्या लगेगा कि शुरू में t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ था, फिर ये पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे शैडो भी ऊपर जाएगा। यहाँ पे जब ये पार्टिकल पहुँचेगा तो शैडो यहाँ पे पहुँचेगा, फिर ये पार्टिकल नीचे आएगा तो ये शैडो नीचे आएगा। ठीक है, फिर पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेगा तो शैडो वापस यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये शैडो नीचे जाएगा तो ये पार्टिकल भी नीचे जाएगा, और नीचे जाके यहाँ पे जब पहुँचेगा तो मैक्सिमम यहाँ पहुँचेगा। फिर वापस से जब ये ऊपर जाने लगा फिर शैडो वापस अपने सेंट्रल पॉइंट पे रिपीट करेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये लगातार सर्कल में पार्टिकल घूमता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे एक ऑसिलेटिंग फंक्शन बन रहा है। और इस ऑसिलेटिंग फंक्शन के अगर हम इक्वेशन निकालें तो शैडो का मतलब होता है प्रोजेक्शन। यानी अगर किसी भी टाइम टी पे मान लें, किसी भी टाइम टी पे मान लें कि अगर ये वर्टिकल एक्सिस बना ले रहा हूँ मैं, किसी भी टाइम टी पर ये जो t0 पे यहाँ पे पार्टिकल, तो किसी भी टाइम t पे पार्टिकल कहाँ होगा, यहाँ से ओमेगा टी एंगल बनाते हुए होगा किसी भी टाइम t पर। ठीक है, और इसका जो रेडियस होगा ई नॉट ही होगा। तो अगर एक वेक्टर इस तरीके से है तो इसका दो प्रोजेक्शन हो सकता है, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कर सकता हूँ। तो अगर ये थीटा है तो इसका, अगर ये वेक्टर ए है तो इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कितना होता है स्टूडेंट, ए कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन कितना होता है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मुझे कौन सा प्रोजेक्शन चाहिए, मुझे वर्टिकल प्रोजेक्शन चाहिए, क्योंकि जो वर्टिकल प्रोजेक्शन आएगा, प्रोजेक्शन मतलब शैडो, वही इसी शैडो की इक्वेशन होगी। यानी शैडो जो है, ये वाला जो शैडो है वो उसी इक्वेशन को फॉलो कर रहा होगा जो इस सर्कुलर मोशन का वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जब इधर से शैडो जलाया, शैडो लाइट जलाई, तो इसका वर्टिकली जो प्रोजेक्शन हुआ वो ऑसिलेटिंग फंक्शन दिखा। तो इसका फंक्शन अगर मैं निकालना चाहूँगा वर्टिकल प्रोजेक्शन का, अगर यहाँ पे मैं इसका नाम ई दे दे रहा हूँ, तो ई का फंक्शन किसके बराबर निकल के आएगा, ई इक्वल्स टू, ये रेडियस है ई नॉट, और इसी कॉन्सेप्ट से देखें तो इधर वाला प्रोजेक्शन कितना होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी ये जो फंक्शन है, यानी अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसी भी पार्टिकल का करा दे और उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही हो जो एसी की फ्रीक्वेंसी है, तो उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन हमेशा एसी को देगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एसी फंक्शन है उसको मैं एक रोटेटिंग वेक्टर, ये जो फेजर है, ये वेक्टर कौन सा, ये जो वेक्टर है, एक रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। रोटेटिंग वेक्टर के
प्रोजेक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यही कहलाता है फेजर रिप्रेजेंटेशन। अब इसका एडवांटेज क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं इसका, तो देखिए स्टूडेंट अभी इसका एडवांटेज मैं आपको एक दो एडवांटेज अभी बता दूंगा, और आगे जब मैं सर्किट्स डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं फेजर एक जे ऑपरेटर है उसके माध्यम से इसको और डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका भाई कि इसका एडवांटेज क्या है। तो देखिए इसके माध्यम से हम कई सारे करंट या वोल्टेज को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कि एक वोल्टेज है जो दो वोल्टेज के फॉर्म में है, मान लीजिए 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये AC एक साइनोसाइडल AC वोल्टेज है और इस तरीके से लिखा हुआ है। अब मुझे बोला गया कि इसका रिजल्टेंट लिखो, कि रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, दो वोल्टेज का कॉम्बिनेशन है और इसका रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, मतलब इन दोनों का एडिशन के बाद इसका रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा। तो रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने का एक तरीका हमारे मैथ से आ सकता है कि एक्सपेंड वगैरह करें और सॉल्व करें। दूसरा तरीका हम इसको फेजर से ऐड करें, ठीक है। फेजर से कैसे ऐड करेंगे, तो फेजर से ऐड करने का टेक्निक समझ लीजिए स्टूडेंट। मैं दो ऐसे वर्टिकल एक्सिस बना लूँगा, इस एक्सिस में जो छोटा वाला एंगल है, जैसे यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी प्लस π/2 है, इसको बोलते हैं फेज। जो छोटा वाला फेज है उसको यहाँ पे लिख दिया ओमेगा टी, ठीक है ना। अब ये 3 वाला वेक्टर इसी ओमेगा टी के साथ है, तो यानी 3 वाले वेक्टर को इसी ओमेगा टी के ऊपर बना दिया, ऐसे 3 वाले वेक्टर को ओमेगा टी के ऊपर बना दिया, ठीक है। फिर ये 4 वाला वेक्टर ओमेगा टी प्लस π/2 पे है, तो अगर ये ओमेगा टी है तो ये वाला जो वर्टिकल एक्सिस होगा ओमेगा टी प्लस π/2 पे होगा। यानी ये 4 वाले वेक्टर को कहाँ बनाना चाहिए, मुझे 4 वाले वेक्टर को मेरे को यहाँ बनाना चाहिए। और ये दोनों के दोनों ही टाइम के साथ रोटेट करेंगे, क्योंकि टाइम बढ़ेगा ऐसे ऐसे, वैसे ये भी रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा, ठीक है ना। इसलिए ये दोनों फेजर हैं। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही मेरा V होगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए अब क्या, अगर ये दोनों फेजर वेक्टर हैं तो मैं वेक्टर एडिशन के टेक्निक को यूज कर लूँ। तो वेक्टर एडिशन के टेक्निक दो, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टूडेंट, कि अगर दो वेक्टर हैं A और B और इनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो इसका रिजल्टेंट जो निकल के आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई होप आपको याद होगा, √A² + B² + 2AB cos थीटा, ठीक है ना। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। और साथ ही साथ एक एंगल भी निकालते हैं, तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं एंगल A से निकाल रहा हूँ तो ऊपर B आता है और आता है B sin थीटा डिवाइडेड बाई A + B cos थीटा, A + B cos थीटा, ठीक है। तो अब देखिए ये एक तरीका ये है, और एक तरीका आप I कैप J कैप से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो अभी मैं इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो हमारे केस में यहाँ एंगल कितना है 90, तो ये वाला टर्म पूरा 90 cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा, हमारा रिजल्टेंट आएगा √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर एंड दैट इज 5। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5, अल्फा निकाल लीजिए। तो अगर tan अल्फा को अगर आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो tan अल्फा कितना आएगा, tan अल्फा निकल के आएगा 4 साइन, क्योंकि ऊपर इससे एंगल निकाल रहा हूँ 3 वाले से, तो ऊपर क्या रहेगा 4 रहेगा, क्योंकि देख रहे हैं अगर एंगल A से निकला जाता है तो ऊपर B रहता है। 4 साइन थीटा यानी साइन 90 डिवाइडेड बाई 3 + 4 cos 90, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो tan अल्फा कितना निकल जाएगा स्टूडेंट, tan अल्फा यहाँ से निकल जाएगा 4/3। तो अगर आप याद रखिए 3 4 5 का ट्रायंगल बनाए, 3 4 और 5 का, तो ये ट्रिग्नोमेट्री, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं। तो जो 4 के सामने एंगल होता है वो 53 डिग्री होता है और 3 के सामने एंगल 37 डिग्री होता है। तो इसका मतलब tan 4/3 किसके बराबर होगा, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 53 डिग्री के बराबर। तो देखिए tan 53 4/3 के बराबर है। तो हमारा ये रिजल्टेंट आ गया 5 और अल्फा आ गया 53। तो इससे हमने प्रूफ क्या किया, तो देखिए हमें ये पता चला कि इसका जो रिजल्टेंट होगा कहीं बीच में होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा 5 होगा और ये वाला एंगल जो अल्फा होगा वो 53 डिग्री के बराबर होगा। तो इससे हमें क्या पता चला, तो हम रिजल्टेंट इक्वेशन अब इजीली लिख पाएंगे स्टूडेंट। तो हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन कितना होगा, रिजल्टेंट इक्वेशन होगा V = मैग्नीट्यूड हो गया 5, जो रिजल्टेंट आया साइन और ये ओमेगा टी प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 53 डिग्री। आप चाहे तो रेडियन में भी रख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना है 5 sin ओमेगा टी + 53 डिग्री। इन दोनों वोल्टेज की जगह चाहे ये लिखिए इन दोनों को एक साथ, चाहे ये लिखिए बराबर है। तो ये कई सारे वेक्टर्स को, साइन और कोसाइन फंक्शंस को जोड़ने में हमारी मदद करता है और भी काम करता है। ये बहुत यूजफुल टेक्निक है, वो मैं आपको आगे आगे जैसे जैसे आप इसी पढ़ते रहेंगे मैं बताते रहूँगा आपको। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे इसी वेक्टर को एक और तरीके से जोड़ सकते हैं। सर इतना लेंदी क्यों ले जा रहा हो, एक वो आर में ऐसे कर लो डायरेक्ट कि इसको मान लो 3i कैप, V1 को मान लो 3i कैप, इसको x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस, और V2 वेक्टर जो फेजर है इसको मान लो 4j कैप।
तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, तो रिजल्टेंट आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। कुछ बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट, तो यानी ये कितना जाएगा 5। तो बोलेंगे सर ऐसे निकाल लो, बिल्कुल आप कैसे भी वेक्टर जैसे भी जोड़ना चाहते जानते हो आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक जो फेजर है वो एक रोटेटिंग वेक्टर है, ठीक है ना। 5। अब एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, एंगल निकालने के लिए j का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई i का, तो हो जाएगा 4/3, यानी थीटा की वैल्यू कितना जाएगा 53 डिग्री। तो यहाँ से भी आप सेम रिजल्ट पाएंगे और आपकी इक्वेशन भी सेम ही होगी जो हमने पीछे लिखी थी। आप जैसे चाहे वैसे जोड़ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मान लीजिए आपको 3 वेक्टर जोड़ना है स्टूडेंट। ये v इक्वल टू है 10 साइन ओमेगा टी प्लस 15 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और एक और है प्लस 5√2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4। ये 3 वोल्टेज हैं, इनको आपको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ा जाए, अगेन जो देखिए इन सब में सबसे छोटा कौन है, ओमेगा टी, उसी की हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए। तो ओमेगा टी की हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली ऐसे। अब देखिए ओमेगा टी पे कौन है, ओमेगा टी पे 10 है, तो 10 को ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लीजिए, 10 मैग्नीट्यूड ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। फिर देखिए इससे π/2 ऊपर कौन है 15, तो 15 वाला यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये ओमेगा टी प्लस π/2 होगा स्टूडेंट, 15 वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर एक बीच में भी है, और बीच में वेक्टर कितना है 5√2 और 5√2, और ये एंगल कितना बना रहा है π/4, क्योंकि ओमेगा टी वाली लाइन से π/4 आगे है। देखिए ओमेगा टी वाली लाइन से π/4 आगे, ये ओमेगा टी से π/2 आगे था, तो इसको ऐसे बना लिया। तो यानी कुल मिला जुला के अब मेरा वेक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया कि एक वेक्टर x में है, एक वेक्टर y में है और दूसरा वेक्टर बीच में है। तो हम तीनों का कंपोनेंट तोड़ लें, मतलब ये बीच वाले का कंपोनेंट तोड़ लें। तो चलिए वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं फेजर के। तो v1 कितना हो जाएगा, v1 हो जाएगा 10i कैप, ठीक है। v2 कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा, अगर इस वाले को मैं v2 कह रहा हूँ तो v2 हो जाएगा 15j कैप, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है। ये v3 यानी ये वाला कितना होगा, तो इसका मुझे कंपोनेंट तोड़ना होगा। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना का 5√2 cos π/4, यानी मैं v3 को ऐसे लिख सकता हूँ 5√2 cos π/4 i कैप प्लस 5√2 sin π/4 j कैप, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आएगा 5i कैप प्लस 5j कैप। अब अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के लिए आई जोड़ लीजिए एक साथ, जे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 10i कैप है, यहाँ 5i कैप है, इसमें कोई i कैप नहीं है, तो हो जाएगा 15i कैप। यहाँ देखिए स्टूडेंट ये 15j कैप है और 5j कैप है, तो यहाँ जाएगा 20j कैप। तो इस तरीके हो जाएगा। तो अब देखिए इसका रिजल्टेंट कितना होगा, इसका रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 225 प्लस 400 यानी 625, और इसका रूट आएगा 25, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा 25 वोल्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 25। और एंगल कितना होगा, तो एंगल के लिए अगेन tan अल्फा क्या होता है, j का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय i का कोफिशिएंट, दैट इज 20/15 यानी कितना जाएगा 4/3। तो दैट इज अल्फा इक्वल टू 53 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 53 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना हुआ, जो हमने रिजल्टेंट इन सबको, इन तीनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इन तीनों की जगह हम लिख सकते हैं स्टूडेंट v इक्वल टू 25 साइन ओमेगा टी, और अल्फा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा की वैल्यू आई 53 प्लस 53 डिग्री। ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए फेजर आपको कितनी आसानी से साइन या कोसाइन जोड़ने में मदद कर रहा है, और आगे भी आपकी सर्किट सॉल्विंग में मदद करेगा। हम इमेजिनरी एक्सेस और रियल एक्सेस के बारे में बात करेंगे जब आपको जे नोटेशंस पढ़ाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।